हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, किस तरह से जो स्टेट का इवैल्यूएशन हुआ है, आज जो हम 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी देखते हैं, ये किस तरह से इवॉल्व हो गया है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद नेम ऑफ द, मतलब जो स्टेट के जो नाम है वो किस तरह से चेंज हुए और क्या क्या नाम किस ईयर में चेंज हुए, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आर्टिकल 1 to 4, ये जो पार्ट 1 है, इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होती है। जिसमें आर्टिकल 1 में लिखा गया है नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी, दैट इज द इंडिया, दैट इज भारत, एंड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें सबसे पहले हमें जो देश का नाम है वो दिखाई देता है। देन टाइप ऑफ पॉलिटी, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरल ऑफ स्टेट। तो इस तरह से, जबकि जो स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जो स्ट्रक्चर है दैट इज द फेडरेशन, बट स्टिल हमें यूनियन ऑफ स्टेट की बात होती है यहाँ पे। देन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाइडर है दैन द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में क्या क्या आता है, स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, एंड जो फ्यूचर में एक्वायर की जाएगी टेरिटरीज, ये सभी इंक्लूड होते हैं टेरिटरीज ऑफ इंडिया में। तो इसलिए ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये वाइडर बड़ा एक्सप्रेशन है दैन द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में सिर्फ क्या इंक्लूड होते हैं, स्टेट्स होते हैं। देन ये था आर्टिकल, ये आर्टिकल था 1। अब बात करेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के अंदर में क्या लिखा है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को, किस लिए, फॉर द एडमिशन ऑन इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, जो फ्यूचर में एक्वायर किए जाएंगे स्टेट, उनके एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल नंबर 2। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 3। ये आर्टिकल नंबर 3 क्या क्या पावर देता है पार्लियामेंट को रिलेटेड टू द स्टेट्स। तो इसमें मेनली इंटरनल री एडजस्टमेंट की बात होती है, जो स्टेट का जो इंटरनल री एडजस्टमेंट है, ये आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। जिसमें मेनली क्या होता है, नए स्टेट बनाए जाते हैं बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो इस तरह से मतलब दो इकट्ठे स्टेट मिलाए जाएंगे, या एक ये स्टेट है इसका कुछ हिस्सा इस स्टेट में मिलाया जाएगा, या इसमें से हिस्सा निकाल के इसमें से हिस्सा निकाल के इस तरह से मिलाया जाएगा। इस तरह से कुछ भी मतलब संभव हो सकता है, जिस तरह से हमें मतलब इंटरनल री एडजस्टमेंट स्टेट के अंदर में किस तरह से इंटरनल री एडजस्टमेंट है करना है, ये मेनली पार्लियामेंट थ्रू आर्टिकल 3 ये कर सकता है। तो इसमें और क्या पावर दिया गया है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है थ्रू आर्टिकल 3, ये मेनली पावर मिलता है पार्लियामेंट को। देन डिमिनिश कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया, देन अल्टर कर सकता है बाउंड्री किसी भी स्टेट की, देन अल्टर कर सकता है नेम एज वेल। तो बाउंड्री, नेम, एरिया, ठीक है, डिमिनिश कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये पावर मिलता है पार्लियामेंट को विद इन, मतलब ये आर्टिकल 3 के द्वारा पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी होती है, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। और ये जो बिल है जो मेनली रीऑर्गेनाइज किया जाएगा स्टेट को, ये जो बिल है ये स्टेट के लेजिस्लेचर में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को पास करना जरूरी होता है। तो ये रेफर करना मेनली जरूरी होता है स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसका मेनली क्या, मतलब स्टेट का, जिस स्टेट का एक तो एरिया इंक्रीज किया जा रहा है या डिमिनिश किया जा रहा है या अल्टर बाउंड्री की जा रही है या नेम चेंज किया जा रहा है, तो उस स्टेट को वो बिल रेफर करना जरूरी है और उसके पहले प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी है। तो ये था आर्टिकल नंबर 3। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 4। देखिए इसके अंदर क्या प्रोविजन है, जो हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बात किया था। आर्टिकल 2 में क्या था कि किस तरह से हम जो फ्यूचर में जो टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये पावर दिया गया आर्टिकल 2 के जरिए पार्लियामेंट को। सेम आर्टिकल 3 में इंटरनल री ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, री एडजस्टमेंट की बात की गई, और ये पावर देता है पार्लियामेंट को। तो ये जो पावर है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है, और दूसरी चीज़
जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, मतलब शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट है स्टेट की, और शेड्यूल 4 में जो सीट अलोकेशन किया गया राज्यसभा की, ओके, जो जो अलग अलग स्टेट को दी गई है, अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट। तो इसके लिए ये जो इसके अंदर जो भी अल्टरेशन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, ये कहा गया आर्टिकल 4 में। अब बात करते हैं हम बेरूबारी यूनियन केस क्या है। देखिए क्या होता है, 1960 में जो प्रेसिडेंट है ये एक केस को रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, रिलेटेड टू द जो टेरिटोरी थी बेरूबारी, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो पाकिस्तान को दिए जाने वाली थी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को, और कुछ टेरिटोरी अपने अंदर लेने वाले थे। तो इस केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है रिलेटेड टू द बेरूबारी यूनियन, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आर्टिकल 3 के जरिए जो पावर मिला है पार्लियामेंट को रिलेटेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ओके, स्टेट को जैसे रीऑर्गेनाइज किया जाता है या स्टेट को जिस तरह से अल्टर किया जाता है, ये जो पावर है ये इस केस में नहीं है कि आप किसी भी टेरिटरी को फॉरेन को सीड कर सकते, फॉरेन को दे सकते, ये आर्टिकल 3 में नहीं आता है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो आर्टिकल 3 का जो पावर है, ये पावर इसमें नहीं आता है कि आप, मतलब पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है ये क्या कर सकता है, कोई भी, मतलब जो इंडियन टेरिटरी है उसको, मतलब सेसेशन नहीं कर सकता है किसी भी, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री को ये अपना जो जो भी लैंड है वो दे नहीं सकता है, ये कहा गया है इस, मतलब बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में। और उसके बाद 1969 में अगेन सुप्रीम कोर्ट रूल करते हैं कि आप, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने के लिए आप क्या कर सकते, मतलब मतलब उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं है। इट मीन्स व्हाट, अंडर आर्टिकल 368, ओके, आपको अमेंड करने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हो उस समय आप, मतलब आर्टिकल 368 का उपयोग नहीं कर सकते, या आप जरूरी नहीं है करना है इसको, ठीक है, ये मेनली कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जब ये 1969 में रूल करता है तब। देखिए बेरूबारी यूनियन में क्या बोलता है कि जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 3, ये इस केस में यूज नहीं हो सकता है जिसमें मेनली क्या किया जाता है, सेसेशन किया जाता है इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री के लिए। ये हो गया नंबर 1 केस, ये बेरूबारी यूनियन केस में बताया गया था, ओके, और ये आया था 1960 में। फिर दूसरी बार 1969 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि जो जो बाउंड्री सेटलमेंट के लिए, मतलब जो डिस्प्यूट होता है बाउंड्री डिस्प्यूट, उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है थ्रू 368, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है उसके जरिए आप सेटल कर सकते हैं जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये कहा गया है इस 1969 रूल में बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये था बेरूबारी यूनियन एंड सुप्रीम कोर्ट का जो मेनली आया था ये 1960 में और ये 1969 में। वैसे आर्टिकल 4 मेनली डील करता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों इस किसके अंडर नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर 368 के अंदर नहीं आएंगे। अब बात करेंगे हम एक्सचेंज ऑफ टेरिटोरी विद द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के साथ जो टेरिटोरी एक्सचेंज किया गया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जान लेते। देखिए उसके लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जिसके जरिए क्या हुआ था, इंडिया ने ट्रांसफर किया था 11 इनक्लेव टू द बांग्लादेश, सॉरी 111 इनक्लेव टू द बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश ने ट्रांसफर किया था 51 इनक्लेव टू द इंडिया। तो ये था, और इसके इसी में क्या हुआ था, 6.1 किलोमीटर जो डिमार्केशन किया था, जो अंडर मार्क जो बॉर्डर थी उसको डिमार्क किया था। तो इस तरह से मेनली जो आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के जो बॉर्डर है उसको मॉडिफाई किया गया था। तो ये मॉडिफाई किया था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में। तो ये था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें मेनली बांग्लादेश के साथ टेरिटोरी एक्सचेंज किया था इंडिया ने। अब बात करेंगे हम इवैल्यूएशन के कि स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का किस तरह से इवैल्यूएशन हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे
इंटीग्रेशन जो हुआ था प्रिंसली स्टेट का आफ्टर इंडिपेंडेंट। देखिए जो पॉलिटिकल यूनिट था जब बिफोर इंडिपेंडेंट क्या थे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर में। बिफोर इंडिपेंडेंट क्या थे, प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली रूल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर डायरेक्ट रूल करता था। और प्रिंसली स्टेट के ऊपर कौन थे, अपने रूलर जो नेटिव रूलर थे। मेनली जो प्रिंसेस थे, जो नेटिव प्रिंसेस थे वो रूल करते थे, बट वो पैरामाउंसी थी किसकी थी यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी पैरामाउंसी। फिर जब भारत आज़ाद होता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट होते हैं, जिसमें से 549 ज्वाइन कर लेते इंडिया को, क्योंकि इनको इनको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं प्रिंसली स्टेट को, आइदर वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते या पाकिस्तान को या इंडिपेंडेंट रह सकते। तो इसमें से 552 प्रिंसली स्टेट में से 549 क्या कर लेते, इंडिया को ज्वाइन कर लेते और 3 ज्वाइन नहीं करते। उसके बाद फिर क्या होता है, ये तीनों कुछ समय के बाद ज्वाइन करते, जिसमें से हैदराबाद होता है, जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो हैदराबाद जो है वो पुलिस एक्शन के जरिए इंडिया के अंदर ज्वाइन हो जाता है। देन जूनागढ़ में रेफरेंडम होता है। देन कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के जरिए इंडिया को ज्वाइन कर लेता है। इस तरह से जो प्रिंसली स्टेट है वो भी इंडिया को ज्वाइन कर लेते। अब जब इंडिया के अंदर मेनली जब इंडिया आज़ाद होता है उस समय, ये बात है 1950 की, जब भारत का संविधान भी बन जाता है, उस समय स्टेट का क्या स्टेट किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और यूनियन टेरिटरी। देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से 4 पार्ट के अंदर में जो यूनियन है, जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। पार्ट ए में 9 गवर्नर प्रोविंसेस होते हैं जो डायरेक्टली किसके अंडर आएंगे, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। वैसे इसमें गवर्नर होगा, मेनली जो 9 गवर्नर प्रोविंस है ये इसमें गवर्नर होगा। उसके बाद ये आएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट आएंगे जिसकी लेजिस्लेचर होगी। फिर पार्ट सी में क्या होंगे, 10 चीफ कमिश्नर्स, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं यूटीज। और इसको आज के समय में जैसे स्टेट्स होते हैं जिसमें सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर होता है, ओके। और यूनियन टेरिटरीज में ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ये पार्ट सी में जो 10 चीफ कमिश्नर्स थे। और पार्ट डी में बताया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये की था पार्ट डी के अंदर ओनली 1, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार को रखा गया पार्ट डी में। तो इस तरह से जब संविधान बनता है तो संविधान के अंदर में इस तरह से स्टेट और यूटीज को रखा जाता है। पार्ट ए में 9 गवर्नर प्रोविंसेस होते हैं जिसमें गवर्नर होता है, ओके। और पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट होते हैं, 9 प्रिंसली स्टेट जिनकी खुद की लेजिस्लेचर होती है। देन पार्ट सी में 10 चीफ कमिश्नर, जो कि आज के समय में यूटी बोल सकते हैं हम उसको, और ये क्या हो गए, स्टेट्स हो गए। देन पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा जाता है। ये था 1950 का, ठीक है, स्टेट एंड यूटीज। अब बात आती है किस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग जगह से डिमांड होती है कि हमें सेपरेट क्या चाहिए, स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो इस तरह की डिमांड साउथ इंडिया में आती है, जो मेनली बोलती है कि हमें लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट चाहिए। फिर क्या होता है, जून 1948 को लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बिठाया जाता है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हो एस के धर होते हैं, इसलिए इसको धर कमीशन बोला गया। ये मेनली इसलिए इस कमीशन को बनाया जाता है कि स्टेट को जो लिंग्विस्टिक बेस पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं, इसकी एग्जामिनेशन के लिए जून 1948 में ये धर कमीशन आता है। तो फिर ये दिसंबर 1948 को अपने रिकमेंडेशन देता है। ये बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं कर सकते, ये बोला गया धर कमीशन ने। उसके बाद दिसंबर 1948 को विद इन सेम मंथ कांग्रेस अपनी एक कमेटी बिठाती है जिसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं, जिसके मेंबर होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, देन पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस के मेंबर होते हैं और ये भी स्टडी करते हैं कि हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं। फिर अप्रैल 1949 में ये फॉर्मली क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते लैंग्वेज
एज अ बेस फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। फिर अक्टूबर 1953 में आंध्रा स्टेट बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेट होता है जो लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाता है, आंध्रा स्टेट, जो मेनली मद्रास स्टेट से अलग होता है। और ये आंध्रा स्टेट है, ये तेलुगु लैंग्वेज के बेस पे इसको बनाया जाता है अक्टूबर 1953 में, आफ्टर जब प्रोटेस्ट होता है बहुत ज़्यादा उसके बाद। फिर फजल अली कमीशन आता है जो दिसंबर 1953 में होता है। ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता है जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। फजल अली जो कि चेयरपर्सन होते हैं, देन एम वी पानीकर एंड एच एन कुंजरू। ये सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट देते हैं और ये बोलते कि ये एक्सेप्ट कर लेते लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए, लेकिन ये एक रिजेक्ट करते कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस कॉन्सेप्ट को ये रिजेक्ट करते। लैंग्वेज तो एक्सेप्ट करते बट वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस कॉन्सेप्ट को ये फजल अली कमीशन ये रिजेक्ट करता है और अपने 4 मेजर फैक्टर बताता है कि किस बेस पे हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जिसमें पहला है कि हमें प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेथनिंग यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, इसके बेस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब इसको ध्यान में रखना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, इसको मजबूत बनाने, मतलब मजबूत बनाना है और इसको ध्यान में रखना है वाइल रीऑर्गेनाइजिंग। देन लिंग्विस्टिक भी एक फैक्टर हो सकता है, कल्चरल होमोजिनिटी भी एक फैक्टर हो सकता है फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये बताया फजल अली कमीशन ने। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी इसके बेस पे भी हम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करते समय ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे भी हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन प्लानिंग एंड प्रोमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये भी एक फैक्टर हो सकता है फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से फजल अली कमीशन ने सबसे पहले तो रिजेक्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट को और एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। बट इन्होंने मेनली 4 मेजर फैक्टर बताए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। देन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिटी, ये भी फैक्टर हो सकता है फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो लोगों के वेलफेयर के बेस पे या जो प्लानिंग हो सकती है उसके बेस पे भी हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मेनली रिकमेंडेशन थे फजल अली कमीशन के। फिर क्या होता है, जो हमने देखा था 1950 में जो 4 पार्ट पे जो डिवाइडेड था स्टेट का, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको एबॉलिश किया जाता है। और जो रिकमेंडेशन थे फजल अली कमीशन के, जिसमें मेनली क्या थे, 16 स्टेट, 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट स्टेट, तो ये रिकमेंडेशन आता है। लेकिन फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में, जिसके जरिए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है ऑन नवंबर 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जो रिकमेंडेशन आया था उसके उसके बेस पे 14 स्टेट बनाए जाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के जरिए। और ये बनाए जाते हैं 1 नवंबर 1956 को बनाए जाते हैं। ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब बात करेंगे हम किस तरह से आज के समय में जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हमें दिखाई देते हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 14 स्टेट है और कितना है, 6 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, कितना है, 6 यूनियन टेरिटरीज है 1956 में, 6 यूनियन टेरिटरीज। तो अभी देखते हैं हम ये किस तरह से 14 से 28 बनती है और 6 से जो है 8 यूनियन टेरिटरीज बन के आती है। देखिए, सबसे पहले 1960 में क्या होता है, जो बॉम्बे प्रोविंसेस था इसको इसको डिवाइड करके, मतलब इसको डिवाइड करके मेनली 2 प्रोविंसेस बनाई जाती है। जबकि बॉम्बे को ऐड किया जाता है मद्रास में, जिसका नाम ही चेंज किया, सॉरी महाराष्ट्र, जिसका नाम ही बस चेंज किया जाता है, बॉम्बे से मद्रास हो महाराष्ट्र हो गया, सॉरी। ठीक है, और ये जो सेपरेट जो 15 हुआ, मतलब 14 तो पहले थे 1956 में, अभी 60 में क्या होता है, एक अलग स्टेट बनता है, जाती है गुजरात।
ठीक है, जो कि 15वां 15वां स्टेट होता है। ओके, और जो बॉम्बे था इसको ही महाराष्ट्र के अंदर में ऐड किया जाता है। तो 1960 में 15वां स्टेट बनता है गुजरात। उसके बाद क्या होता है, 61 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और 7th, पहले तो 6 यूटी थी, अभी ये 7th यूटी बनेगी, दादर एंड नगर हवेली। देन 62 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें जो 7th थी उसके बाद 8th यूनियन टेरिटरीज बनती है। ठीक है, दैट इज गोवा दमन एंड द्वीप, ये यूनियन टेरिटरीज बनती है, 8वीं यूनियन टेरिटरीज बनती है। फिर 1987 में गोवा इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये 8th यूनियन टेरिटरीज रहती है, गोवा दमन एंड द्वीप। देन पुडुचेरी 1962 में 9वीं यूनियन टेरिटरीज बनती है थ्रू 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के जरिए पुडुचेरी बनती है 9th यूटी यूनियन टेरिटरीज। देन जिस तरह से मैंने बताया कि गुजरात जो है 15वां स्टेट था। ठीक है, उसके बाद जो 16वां स्टेट बनता है 16 स्टेट, दैट इज द नागालैंड, एंड ये बनता है 1963 में। देन 17वां स्टेट बनता है पंजाब, ओके, फ्रॉम मतलब 1966 में। तो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश देखिए किस तरह से बनते हैं। चंडीगढ़ 10th यूटी बनता है, क्योंकि 9th यूटी कौन थी, पुडुचेरी थी। उसके बाद चंडीगढ़ ये 10th यूटी बनता है। और जिस तरह से 17th स्टेट हरियाणा था, फिर उसके बाद जो 18th स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश बनता है 1971 में। ये पहले यूटी था। ठीक है, तो यूटी ये कम हो गया, मतलब 9th यूटी हो गया अभी, और 18th स्टेट हो गए यहाँ तक। अब देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय किस तरह से स्टेट बनते। देखिए 1972 में मणिपुर जो है ये 19वां स्टेट बनता है, ये पहले यूटी था। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा जो है ये 20th का स्टेट बनता है, ये भी पहले यूटी था। और मेघालय जो पहले अभी तक हमने 20 स्टेट देखा था। ठीक है, मतलब 19 ये हो गया, और उसके बाद ये 19 हो गया, ये 20th हो गया, और ये 21st स्टेट हो गया मेघालय। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट कितने 21 है, और यूटी कितने पहले 10 थे, 10 में से ये दो हट गए, और बचे ये दो हट गए, और क्या हुआ इधर एक ये बन गया, ओके, यूटी, मतलब ये हट गया। देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश हट गया, उसके बाद ये मणिपुर हट गया, एंड त्रिपुरा, तो टोटल 3 हो गए। तो 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ तक। ठीक है, 1972 तक 21 स्टेट हो गए और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई। उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, इसमें से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनती है। मिजोरम एक 8वीं यूनियन टेरिटरीज बनती है, एंड अरुणाचल प्रदेश 9th यूनियन टेरिटरीज बनती है। तो अभी तक 7 थे, इसके बाद ये 8वीं हो गई मिजोरम, एंड 9th यूनियन टेरिटरीज हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सिक्किम 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में 22nd स्टेट बनता है। 1972 तक कितने स्टेट है, 21 स्टेट है, और 21वां स्टेट है मेघालय। उसके बाद 22वां स्टेट बन जाता है सिक्किम। इसके लिए स्पेशल आर्टिकल ऐड किया जाता है, आर्टिकल 371F, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं सिक्किम को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन जो 1987 में मिजोरम क्या बन जाता है, सिक्किम के बाद 23rd स्टेट बन जाता है, ये भी पहले यूटी था। देन अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट बन जाता है, ये पहले यूटी था, दोनों यूटी थे, अभी हमने यहाँ देखा है। ठीक है, ये देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 8th और 9th यूटी था, अभी ये क्या बन गए, स्टेट बन गए, 23rd और 24th स्टेट बन गए। और गोवा जो कि दमन एंड द्वीप के साथ, दादर दमन एंड द्वीप, ओके, तो ये यूनियन टेरिटरीज था, इसमें से गोवा अलग हो जाता है और 25th स्टेट बन जाता है। तो इस तरह से टोटल स्टेट कितने हो गए, ये गोवा तक 25th हो गए। और जो 9th यूनियन टेरिटरी थी, जिसमें से ये दोनों हट जाएंगे, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो 9th में से 2 गए 7, तो यहाँ तक मतलब 1987 तक कितने स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज, 25 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हो गए। फिर 2000 में देखिए छत्तीसगढ़ अभी 25th स्टेट है 1987 तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ 26वां स्टेट बन जाता है। देन उत्तराखंड 27th स्टेट बन जाता है।
जो कि देखिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होता है। ठीक है, और ये 27वां स्टेट बन जाता है। ये सब 2000 में हो रहे दोनों तीनों। ठीक है, झारखंड जो है ये 28वां स्टेट बन जाता है, ये बिहार से अलग होता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे कितने 28 स्टेट हो गए और 7 क्या हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए 2000 तक। अब बात करते हैं 2014 में। 2014 में कितने हो गए, मतलब स्टेट मैंने बताया 2000 तक कितने, 28 है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। अभी देखिए 2014 में 29वां स्टेट बनता है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेवंथ सेवंथ जो यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, और ये 28 थे, इसको मिला के कितने हो गए, 29 हो गए। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, इसमें से 2019 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बनती है, जो कि पहले 7 थी तो अभी ये 8वीं हो गई। और ले को भी अलग बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज, तो ये हो गई 9वीं। तो टोटल अभी इसको मिला के, तेलंगाना को मिला के 29 स्टेट हो गए। और जो पहले 7th यूनियन टेरिटरीज थी, इसमें से जम्मू एंड कश्मीर और ले को मिला के, मतलब दो मिला के ये हो गए 9th। तो अभी इतना, मतलब 9th यूनियन टेरिटरीज और 29 क्या हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये हो गए टोटल। देखिए यहाँ तक हो गए 29 स्टेट, बट जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, अब वो क्या हो गया, घट के क्या हो गया, मतलब ये भी कम हो गया, तो ये 28 स्टेट हो गए। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड ये हो गया दादरा एंड नगर, अब सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो हो गया, ये क्या हो गया 28वां स्टेट। 28वां मतलब 28 स्टेट हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टेट था, जो 29 स्टेट थे, उसमें से ये कम हो गया तो 28 स्टेट हो गया। और जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, जिसमें से अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो मिल गए, तो 29, मतलब ये 29 में से 8 हो गया, और ये 9th क्या हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब देखो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए एट प्रेजेंट हमने देखा कि यहाँ तक 28, जो मतलब 28 थे, लेकिन इसका जो तेलंगाना का जो नंबर है वो 29 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को मैंने हटा दिया। तो अगर बात करेंगे सिंपल इसको, तो 29 क्या हो गए, स्टेट हो गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया, अभी हटाया नहीं मैंने। फिर अगर ये हटा देंगे जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गए दोनों अलग अलग, तो ये कितने हो गए, 28 स्टेट हो गए। उसके बाद मैंने बताया था कि 7th यूटीज थे, अब ये दो मिल गए, जम्मू एंड कश्मीर और ले, तो ये हो गए 9th। लेकिन दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, ये 26 जनवरी 1920 को, मतलब 2020 को, 26 जनवरी 2020 को ये क्या बन जाते, कंबाइन बन जाते। तो जो अलग अलग थे, दादर एंड नगर हवेली अलग था और दमन एंड द्वीप अलग था, तो ये इस तरह से 9 थे। फिर अभी ये दोनों को कंबाइन कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 80 हो गए, क्योंकि ये कम हो गया। तो इस तरह से एट प्रेजेंट 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ठीक है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इस तरह से मेनली इवाल्यूशन। अभी हम इसको समरी के साथ समझते। देखिए जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया था, फजल अली कमीशन, ठीक है, तब उन्होंने रिकमेंडेशन के बाद कितने टोटल 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ये है बात 1956 की। उसके बाद क्या होता है, गुजरात बनाया जाता है बॉम्बे से, तो ये 15वां स्टेट हो गया। नागालैंड को दिया जाता है स्टेटस, तो ये 16वां स्टेट हो गया। 17वां स्टेट है हरियाणा, 18th है हिमाचल प्रदेश, 19th मणिपुर, 20th त्रिपुरा, 21st स्टेट है मेघालय, 22nd स्टेट सिक्किम, 23rd स्टेट मिजोरम, 24th स्टेट अरुणाचल प्रदेश, 25th स्टेट है गोवा एंड 26 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़। देन 27th स्टेट है उत्तराखंड, 28th स्टेट है झारखंड एंड 29th स्टेट है कौन है, तेलंगाना। बट इसमें से जो जे एंड के है, जो 2019 में क्या हो गया, स्टेट से यूनियन टेरिटरीज बना, तो ये कितने हो गए, 28 हो गए। ओके, और बात करते यूनियन टेरिटरीज की, जो टोटल कितनी है, 8 है। अब देखो दादर एंड नगर ये हो गया, एक देखो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको कंबाइन कर दिए। जो पहले 9 थे, ये कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। देखो अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, ओके,
देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हो गए, और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये कंबाइन हो गया। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, ये 8 यूटीज हो गए और 28 स्टेट हो गए। ठीक है, ये एट प्रेजेंट 2023 में 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब बात करेंगे किस तरह से जो नाम है वो चेंज किए गए। देखिए 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु हो गया। देन 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका बना दिए गए। ठीक है, कर्नाटका स्टेट हो गया। फिर ये स्टेट के नाम किस तरह से चेंज हो रहे हैं मेनली यही हम देख रहे हैं। फिर 1973 मतलब सेम ईयर जिस समय मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका हुआ, उसी समय 1973 में जो लक्काद्वीप है, मिनिकोय एंड अमिनी द्वीप ये जो आइलैंड है इनको मिला के लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। ठीक है, ये यूटी का नाम है। देन 1992 में दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया। 2006 में उत्तरांचल, ठीक है, का स्टेट का नाम चेंज करके उत्तराखंड स्टेट बना दिए गए। 2006 में पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी, ठीक है, ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। देन 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया। इस तरह से नाम चेंज हुए, ठीक है, अलग अलग स्टेट के और यूटीज के। अब हम थोड़ा एक समरी जान लेते जितना हमने अभी पढ़ा है। देखिए आर्टिकल 1 में क्या है, नेम है और टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, इनके मतलब ये बताएगी कि नाम बताया गया है, ओके, इंडिया दैट इज भारत, और टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, देन मतलब इसमें शेड्यूल को दर्शाया गया है 1। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात की गई है। ठीक है, जो नए स्टेट को किस तरह से हम जो जो नए स्टेट है उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसका, और उसका पावर दिया गया आर्टिकल 2 के जरिए पार्लियामेंट को, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। देन आर्टिकल 2A ऐड किया गया फॉर द सिक्किम, जिसको मेनली एसोसिएटेड बनाया गया यूनियन का। देन आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आर्टिकल 3 में इंटरनल जो रीऑर्गेनाइजेशन रीएडजस्टमेंट होता है, ओके, या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को, जिसमें बाउंड्री चेंज कर सकते, नाम चेंज कर सकते, मॉडिफाई कर सकते, अल्टर कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा। ये पावर दिया गया आर्टिकल 3 के जरिए। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में तो इंटरनल रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आर्टिकल 2 के जरिए हम नई नई जो टेरिटरी उसको एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मेनली होता है आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है, ये बताया गया आर्टिकल 4 में। और जो अमेंड करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में तो क्या है, नेम ऑफ द स्टेट है और यूटी है, और फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट टू द, मतलब अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट को जो राज्यसभा की सीट अलाउ की गई है ये लिखा गया फोर्थ शेड्यूल में। तो ये इसमें जो अमेंड करेंगे हम, ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएगा, ये बताया गया आर्टिकल 4 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा मतलब स्टेट को किस तरह से स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है, उनका किस तरह से रीऑर्गेनाइज हुआ है, या जो नए नए स्टेट जो हमने देखा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो गया आफ्टर 1956 किस तरह से वो बन के आए, अलग अलग स्टेट, गुजरात हो गया, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये सभी किस तरह से इवॉल्व हुए। उसके बाद जैसे यूटीज हो गए वो किस तरह से बनी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द सिटीजनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।